जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर समाचार। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 फरवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके इंटायर पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक नज़र डालेंगे ओवरऑल 2022-23 सीटेट पे कि कौन सा ऐसा टॉपिक रहा है जिसका ओवरऑल प्रभाव आपके 2022-23 सीटेट पे रहा है। सीडीपी में ऐसा कौन सा टॉपिक है, ईवीएस कहाँ से आया, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा चीज है जो हर एक शिफ्ट में या हर एक सेशन में बच्चों को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगा या थोड़ी सी परेशानी हुई। उस ओवरऑल सेशन पे, ओवरऑल चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन के दौरान। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 7 फरवरी को आए हुए जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर चलेंगे जो ओवरऑल 2022-23 आपका सीटेट है उस पर हम एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं और सीडीपी वाले सेक्शन से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और पहला जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है जो 7 फरवरी के एग्जाम में आया है वो कोलबर्ग थ्योरी के है। जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है लॉरेंस कोलबर्ग का, इस कोलबर्ग थ्योरी से एक क्वेश्चन है। तो कोलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कोलबर्ग जो है एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया हुआ है, अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत। ये प्रभावित थे जीन पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से और उससे प्रभावित होकर उनके कामों को एक तरीके से इंक्रीज किया या आगे बढ़ाया कोलबर्ग ने। और अपने सिद्धांत में इन्होंने 72 बॉयज को सैंपल के तौर पे लिया हुआ था और उन बच्चों के सामने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे इन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। और कुल मिलाकर कोलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात इन्होंने की है। यानी बच्चों की जो नैतिकता है कुल मिला के ये 4 से 16 वर्ष के बच्चों को इन्होंने अपने सैंपल में लिया हुआ था, जिसके सामने हाइंज नामक एक व्यक्ति है। इस हाइंज नामक व्यक्ति की डिलेमा इन्होंने बच्चों के सामने रखी थी और ओवरऑल उनसे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसकी एक बात और है कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया हुआ है एक महिला है कैरोल ग्लीगन। एक महिला है कैरोल ग्लीगन। इस महिला ने इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया हुआ है इस बेसिस पे कि जो कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं जेंडर बायस है, क्योंकि इसका जो सैंपल है वो ओनली बॉयज को लिया गया है। ओनली बॉयज को, सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं इसमें सैंपल में। और यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। अगर रियल इंसिडेंट ऐसा हो जाए, अगर रियलिटी में अगर ऐसी घटनाएं हो तो फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जो नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है। तो जेंडर बायस है तथा हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक व्यक्ति, एक लेडी है आपकी कैरोल ग्लीगन, जिसने कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की आलोचना की है। यहाँ तक एक बात हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और ये कॉमन टॉपिक है जो हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये जो रीढ़ है, ये रीढ़ की हड्डी है। आपके कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे जो है सीटेट सीडीपी एग्जाम के रीढ़ की हड्डी है एक प्रकार की। दूसरा है एक आपका पियाजे के स्टेजेस से थ्योरी है। जो पियाजे की स्टेजेस है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वहां से थ्योरी है। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस की बात की है। 4 स्टेजेस है। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉग्निटिव ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाओं के बाद पियाजे जो है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में करते हैं। और इनका मानना है कि बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है। हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है, जिसके बेसिस पे बच्चा बिहेवियर करता है और अपने कॉग्निशन को बेहतर करता है, बिल्ड करता है। 4 और फैक्टर है जिसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आपका पहला है मैच्योरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन और चौथा है इक्विलिब्रेशन। यानी बच्चा जब दुनिया में आता है तो हर एक चीज उसके लिए नई है। जो चीजें उसको बता दी जाती है वो एसिमुलेट कर लेता है, उससे जुड़ी हुई जो नई वस्तुएं देखता है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। और फिर घर वाले उससे, जो बड़े लोग हैं, जो पीयर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। बच्चा जो है उस चीजों के बारे में फिर से एकोमोडेट कर लेता है। ये 4 चीजें हैं
जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक बात प्याजे ने कही है स्कीमा की। स्कीमा जो हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है लगभग। तो स्कीमा क्या है? यह प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है। स्कीमा जो है ये आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है। किसी वस्तु को, दुनिया की प्रत्येक वस्तु को जो आप पहचान पाते हैं जिन प्रक्रियाओं से, वो आपकी स्कीमा है। या आपके ब्रेन में हर एक वस्तु की, हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक व्यक्ति की एक इमेज बनी हुई है और उस इमेज की मदद से आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को, चिड़िया को, घर के लोगों को आप पहचान पाते हैं। तो वो जो इमेज है उसको स्कीमा नाम दिया है जिन प्याजे ने। इनकी थ्योरी की एक बात हुई। अगर इसमें से स्टेज से क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ हम लोगों ने उससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को भी डिस्कस किया है कि बच्चे की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बने। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, वहां से क्वेश्चन है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक तो पहला जो सबसे बड़ा जो मुख्य उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि शिफ्ट करना है जो रोट लर्निंग है उससे जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे शिफ्ट करना है। बच्चों के रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस बनाना है। और दूसरी चीज कि बच्चे की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको कनेक्ट करता है उसके रियल लाइफ से, कि बच्चा जो है अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कर सके, अपने ओवरऑल लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपने समझ को बेहतर करने के लिए, परिवार को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए उस ज्ञान का वह रियल लाइफ में उपयोग कर सके। एनसीएफ 2005 जो था वो 4th एनसीएफ था। इससे पहले 1975, 1975, देन 1988, देन 2000 और फिर ये 2005। 2005 जो है वन ऑफ द 4th एनसीएफ है ये भारत का। ये इंटायर करिकुलम की बात करता है, आपके बच्चे की एजुकेशन सिस्टम की बात करता है, करिकुलम की बात करता है, किस प्रकार की पाठचर्या होनी चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से एक स्कूल में बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट जो है किस प्रकार से होनी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को महत्व दिया जाना चाहिए, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाना चाहिए। ओवरऑल जो स्कूल करिकुलर एक्टिविटी है उसकी बात करता है आपका एनसीएफ 2005। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है जिसको 5+3+3+4 मॉडल बोलते हैं। अब ये बात करता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की, यानी बच्चा 3 साल से ये जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी है, प्ले स्कूल है, उससे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था या एक तरीके से एजुकेशन लाइफ की शुरुआत होगी और वहां से हायर एजुकेशन तक की बात ये करता है। एनईपी 2020 जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, बहुभाषावाद की बात करता है। वो मानता है कि हर एक बच्चे की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने नेचुरल एक्सप्रेशन बच्चे में आ सके। बच्चे अपने हर एक एक्टिविटी को, हर एक थिंकिंग को, हर एक फीलिंग को, हर एक एहसास को, हर एक नॉलेज को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस कर सके, वो भी नेचुरल वे में। 360 इसके अलावा 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, यानी बच्चे के जीवन के हर एक पक्ष को असेसमेंट का पार्ट बनाया जाए, न कि केवल पेपर पेंसिल बेस्ड का। यानी बच्चे के बिहेवियर को भी जज किया जाए, एक्टिविटी को भी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को भी, खेल को भी, उसके पढ़ाई को भी, हर एक पक्ष को असेसमेंट का पार्ट बनाया जाए ताकि बच्चा जिस भी एक पार्टिकुलर फील्ड में उसकी बेस्ट स्ट्रेंथ है या वीक स्ट्रेंथ है उस पर नजर रहे और उस पर काम करके बच्चे को बेहतर बनाया जा सके। ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। वाइगोस्की से क्वेश्चन है। वाइगोस्की जो एक रशियन, आप उनको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट बोल सकते हैं, एक सामाजिक संरचनावादी या रचनावादी थे, जो ये बिलीव करते हैं, उनकी थ्योरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये जो वाइगोस्की साहब है, ये 3 चीज को महत्व देते हैं या महत्वपूर्ण बताते हैं एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। वो 3 चीजें हैं आपकी SCL, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर और L फॉर लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा जो है ये एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक एमिनेंट रोल प्ले करता है। और लैंग्वेज जो है ये आपका ये टूल बताया है उन्होंने कि लैंग्वेज एज अ टूल, कि
कि भाषा जो है एक प्रकार का यंत्र है जो आपको सोशल इंटरेक्शन में, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, विचारों को साझा करना जो है, इसके लिए लैंग्वेज जो है वो टूल का, यंत्र का, मशीन का काम करता है। क्योंकि लैंग्वेज ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, ज्ञान को हम लोग ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। इसके अलावा तीन प्रकार के स्पीच की बात ये करते हैं। पहला है सोशल स्पीच जो सामाजिक वाक्य है, दूसरा है प्राइवेट स्पीच जिसको निजवाद बोलते हैं, और तीसरा है आपका साइलेंट इनर स्पीच। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, अंतर्वाक्य अब इसको बोल देते हैं। ये जो है 2 साल के एज के आसपास अराउंड आ जाता है, ये 3 ईयर के अराउंड आ जाता है, और ये 7 साल के अराउंड आपके आ जाता है। यही बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वाइगोत्स्की जो है सोसाइटी को इम्पोर्टेंस बताते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और सोशल इंटरेक्शन को, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, एक दूसरे के सहारे जो सीखना है, व्यस्त जो है एक बच्चे को बेहतर बनाने में या उसके संज्ञान को बेहतर करने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो आसपास के जो लोग हैं, जो समाज है, वो एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एमिनेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल ये समाज, संस्कृति और भाषा को एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल मानते हैं, या एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा मानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर से एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन स्किनर से भाषा पे था कि स्किनर जो है वो भाषा सीखने के बारे में स्किनर का क्या सुझाव है। जो बीएफ स्किनर है, ब्रॉक फ्रेडरिक स्किनर, जिन्होंने कहा हुआ है, ये स्किनर है जिन्होंने चूहों पे प्रयोग किया हुआ था। बीएफ स्किनर एक व्यक्ति है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर इनके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बीएफ स्किनर ये बात करते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दिया हुआ है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने एक चूहे पे, एक रैट पे प्रयोग किया हुआ है, जिसके बारे में ये जो है रीइंफोर्समेंट को एक बच्चे के सीखने में या लर्निंग में ये रीइंफोर्समेंट को बहुत महत्व देते हैं। जो अपने से बड़े हैं, जो बच्चे से जो बड़े हैं, जो व्यस्त हैं, वो उसको जो प्रोत्साहन देते हैं, वो एक बच्चे के सीखने में एमिनेंट रोल प्ले करता है, ऐसा मानना है आपके बीएफ स्किनर का। लेकिन जो कल के जो 7 फरवरी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें पूछा है कि एक भाषा सीखने में बीएफ स्किनर की क्या भूमिका है, या क्या राय है, ये क्या मानते हैं। तो ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो इमिटेशन से और रीइंफोर्समेंट से भाषा सीखता है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज सीखने का ये 2 मीडियम मानते हैं लैंग्वेज के लिए। एक तो है, पहला है रीइंफोर्समेंट, यानी उसको अगर पुनर्बलित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, भाषा सीखने के लिए शाबाश, वाह, वेरी गुड का प्रयोग किया जाए, इनाम दिया जाए, चॉकलेट दिया जाए, तो बच्चा भाषा सीखने के लिए थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तेजित होता है, या क्यूरियोसिटी आती है उसमें। दूसरी एक चीज है इमिटेशन। इमिटेशन जो है, यानी नकल जो है, एक बच्चा भाषा सीखने में इमिटेशन का, नकल का बहुत बड़ा प्रभाव है। अपने से बड़ों को वह जिस शब्दों में, जिस चीजों में अपने आप को व्यक्त करते हुए देखता है, बच्चा भी उस चीज का इमिटेशन करता है, नकल करता है, अनुकरण करता है। तो ये 2 चीजों को एमिनेंट मानते हैं आपके लैंग्वेज में या भाषा सीखने में। पहला है रीइंफोर्समेंट, यानी आप इसको पुनर्बलन बोल सकते हैं। दूसरा है इमिटेशन, यानी इमिटेशन को हिंदी में आप बोल सकते हैं अनुकरण, एक दूसरे को देखते हुए उसके काम को रिपीट करना या दोहराना, या उसके जैसे काम करना, नकल करना। तो रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन को ये एमिनेंट रोल मानते हैं किसी भी बच्चे द्वारा जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है उसमें। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी से। एक क्वेश्चन है कि रिसेप्टिव स्किल कौन कौन है, कौन कौन रिसेप्टिव स्किल्स है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा कौशल की, जहां से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो लैंग्वेज स्किल है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल में ये सब चीजें इंक्लूड है। भाषा कौशल जो है, तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक माध्यम है संप्रेषण का, जिसके द्वारा
या एक वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को व्यक्त कर पाते हैं तथा दूसरों के विचारों को, भावनाओं को और ज्ञान को समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, वही भाषा है। इस भाषा के कुछ मुख्य स्किल्स हैं। लैंग्वेज जो है इसके 4 बेसिक स्किल्स है। इस लैंग्वेज की जो 4 बेसिक स्किल्स है उसमें पहला है आपका लिसनिंग, जो सुनना है, ये 4 बेसिक स्किल्स है। दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है आपका रीडिंग और चौथा है राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 मुख्य कौशल है भाषा के। अब जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि रिसेप्टिव स्किल, तो जो सुनना है और पढ़ना है ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स है। थोड़ा सा इसको अलग से बात कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हम बात कर रहे हैं भाषा स्किल्स की या लैंग्वेज स्किल्स की, तो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रिसेप्टिव स्किल, आपका रिसेप्टिव स्किल्स यानी ग्रहणात्मक कौशल, और दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल या एक्टिव स्किल भी आप इसको बोल सकते हैं। अब ये प्रोडक्टिव, अब ये 4 जो भाषाई कौशल है हमारा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसमें से जो लिसनिंग है, जो सुनना है और पढ़ना है, ये हमारा रिसेप्टिव स्किल्स है। जब हम किसी की बातों को सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे नॉवल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो हम किसी दूसरे के विचारों को, घटनाओं को हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हम पैसिव लर्नर हैं। ये दोनों जो है वो पैसिव लर्नर है, यानी किसी दूसरे की विचारों को या बातों को या भावनाओं को ये ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये पैसिव लर्नर है एक प्रकार का। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है, जब आप सुन रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। और प्रोडक्टिव स्किल्स जब आप बोल रहे होते हैं, जो स्पीकिंग है और आपका राइटिंग है, जब आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ आप लिख रहे हैं, तो आप भाषा को या लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं। जब हम यहाँ से बोल रहे हैं, अभी हम एक्टिव हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, भाषा का उत्पादन कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिव स्किल है वो आपका स्पीकिंग और राइटिंग है, और जो रिसेप्टिव स्किल है यानी ग्रहणात्मक कौशल है वो आपका लिसनिंग है और रीडिंग है, यानी सुनना और पढ़ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग से, और ये लास्ट टॉपिक है आज के एनालिसिस पेपर का। लर्निंग क्या है? सबसे एमिनेंट चीज, इतनी सारी चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका एक ट्रक्स आप कह सकते हैं कि व्हाट इज लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम का ऐसे सामान्य अर्थ सीखना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस एडवांस रूप में हम बात करें या साइकोलॉजी में या एजुकेशन साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से हम बात करें, तो लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अधिगम जो है वो व्यवहार में एक अस्थायी प्रकार का बदलाव है या परिवर्तन है, जो एफर्ट learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience। आपके अनुभव के द्वारा, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अपेक्षाकृत जो अस्थायी परिवर्तन होता है वही आपका लर्निंग है, वही आपका अधिगम है। यानी व्यवहार के द्वारा, अब इसके अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन में है। जैसे बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम, लेकिन ओवरऑल जो है कि व्यवहार में अनुभव के बेसिस पे, लर्निंग के बेसिस पे, जब आप व्यवहारिक पक्ष में अस्थायी रूप से जो परिवर्तन होता है तो आपका लर्निंग है। यानी लर्निंग जो है एक प्रकार से व्यवहार में आया हुआ अस्थायी परिवर्तन है। जो काम आप आज से 5 साल पहले करते थे, जिन हरकतों को आप 5 साल पहले करते थे, आप शायद आज रिपीट नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स कि आपकी उस चीज की लर्निंग हुई है, आप उस चीज को सीख गए हैं, आप उस चीज को अच्छे से करना सीख गए, फिर आप वो गलतियां नहीं करते। तो व्यवहार में एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, जो अगर एक बार आप गलती कर रहे हैं और फिर जैसे जैसे आप उस गलती को करते जाते हैं, एक टाइम आता है जब आप
उस काम को करना कंप्लीट सीख जाते हैं। तो अनुभव के बेसिस पे जो व्यवहार में अस्थायी प्रकृति का जो परिवर्तन है वही आपका अधिगम है। अब इस लर्निंग की अलग अलग बहुत सारी थ्योरी है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है बीएफ स्किनर की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपके पावलोव की, फिर एक तरीके की बात करते हैं आपके थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी इसमें बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन है, जो अर्थ है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकॉर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अनुभव के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो अस्थायी प्रकृति का जो परिवर्तन है वही आपका लर्निंग है, वही आपका अधिगम है। ओवरऑल जो सीटेट 2022-23 है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उस पर प्रभाव रहा है आपके जीन पियाजे के थ्योरी का, वाइगोस्की के थ्योरी का, कोलबर्ग के थ्योरी का। एक महत्वपूर्ण नाम है गार्डनर, जो गार्डनर है जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया हुआ है, एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 1983 में एक बुक रिटन किया हुआ था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है। इनका बड़ा प्रभाव रहा है सीटेट 2022-23 पर, क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। नॉम चॉम्स्की जो है, जो आपकी बात करते हैं इनबॉर्न लैंग्वेज एबिलिटी की, एक बच्चे में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता है उसकी बात करते हैं। इसका कारण है लैड। इसका मानना है कि ह्यूमन ब्रेन में एक यंत्र पाया जाता है जिसको लैड बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो उम्र से एक बच्चे के जन्म से 5 साल तक वो बहुत ही एक्टिव रहता है और धीरे धीरे वो वीक होते जाता है। इनसे क्वेश्चन नंबर पे आया है आपके एग्जाम में, वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, गार्डनर। फिर आपका एनईपी एक क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में जो आया है वो है आपका निपुण, जिसकी स्थापना आपकी 5 जुलाई 2021 को हुई थी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल को इसका श्रेय जाता है। ये बात करता है हर प्रत्येक बच्चे की साक्षरता को तथा हर बच्चे को गणित में बेहतर किया जाए, उस गणित को उसके रियल लाइफ में यूज हो, ऐसा उसको इस तरीके से उसकी शिक्षा कराई जाए, इसकी बात करता है निपुण। ओवरऑल साक्षरता को बेहतर करने के लिए निपुण काम करता है, इससे क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल ये जिस्ट है, ये एक बात है। और 7 तारीख के एग्जाम के साथ ही जो 7 फरवरी को लास्ट एग्जाम हुआ है सीटेट 2022-23 की समाप्ति हो गई। अब शुरुआत होगी सीटेट 2023 की। उसके लिए जल्द ही आप लोगों के साथ टीचर मंत्रा जो है हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत आपके साथ करेगी। आप जुड़ना ना भूले उस एक्सपर्ट सीरीज में जो शुरुआत होगी सीटेट 2023 के लिए। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन में, एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। लेकिन उससे पहले विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को जिन्होंने सीटेट का एग्जाम अपियर किया हो, अटेम्प्ट किया हो, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा रिजल्ट है। और जिन बच्चों को आगामी सीटेट की तैयारी करना है वो जल्दी टीचर मंत्रा से जुड़ेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट सीरीज जल्दी आ रही है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।